पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। कल है 14 नवंबर और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आज पटना की सड़कों पर इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे, कहीं लगा नीतीश कुमार के लिए कि टाइगर अभी जिंदा है, तो दूसरी तरफ पलटवार किया तेजस्वी यादव ने और उन्होंने अपनी जीत के दावे बुलंद कर दिए। अब इस सब के बीच में अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी, उनकी तरफ से भी एक पोस्टर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, अलविदा चाचा। अब चाचा तो आपको पता ही है किसको कहा जाता है, नीतीश कुमार को। तो अलविदा करने की तैयारी उन्होंने कर ली है चाचा को। इस सब के बीच में एग्जिट पोल के बाद से तो हम देख ही रहे हैं ना कि सभी किस तरह से धता बता रहे हैं एग्जिट पोल को कि भाई जब भी कभी एग्जिट पोल आते हैं तो किसी के पक्ष में आते हैं, किसी के खिलाफ आते हैं। तो जिसके पक्ष में आते हैं जाहिर तौर पर उनका कहना होता है बहुत अच्छा है, और जिनके खिलाफ आते हैं, जैसे इस बार महागठबंधन के खिलाफ आए हैं, तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब तो खैर कुछ ही घंटों का इंतजार है, काउंटडाउन शुरू हो चुकी है और आज की रात तो बहुत बेसब्री की रात होने वाली है, बहुत अहम रात होने वाली है और इसीलिए अब इंतजार है कल सुबह का। लेकिन धमकी क्यों दी जा रही है सबके बीच में? आज आपने देखा आरजेडी की तरफ से ये धमकी दे दी गई कि भाई अगर कल नतीजे महागठबंधन के खिलाफ आते हैं तो नेपाल जैसी स्थिति बिहार में उत्पन्न हो जाएगी। अब ये कैसी भाषा है और इसकी क्या वजह है? क्योंकि कांग्रेस ने तो आज फिर से एक तरीके से हार सी मान ली है एक दिन पहले और कह दिया है कि भाई हमें तो पहले ही पता था, पोलिंग में भी गड़बड़ी हुई है और अब काउंटिंग में भी गड़बड़ी होगी। तो एक दिन पहले आप अगर गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं तो क्या आप मान चुके हैं कि भाई सब हाथ से चला गया है और अब कुछ बचा नहीं है? राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो जाएंगे, इससे पहले ही आप वोट चोरी और चुनाव आयोग पर फिर से ठीकरा फोड़ दो। तो ये तमाम जो उधेड़ बुन है आज सुबह से चल रही थी, जाहिर तौर पर आज वो एक गाना है ना कि आज नींद नहीं आएगी, तो बिहार के राजनेताओं और केंद्र में भी इस बार बहुत अहम होने वाला है चुनाव। तो चलिए आज जरा इसी काउंटडाउन पर चर्चा करेंगे, बयानबाजियों पर चर्चा होगी, पोस्टरबाजी पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले जरा वो तस्वीरें और बयान देखते हैं जो आज कुछ समय पहले तक सुर्खियों में रहे। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। यह बयान ही दर्शाता है कि तेजस्वी यादव राजनीति में हार चुके हैं और ये बहुत ही राजनीति में कमजोर है, कच्चा खिलाड़ी हैं। उमर भी अपने आप को कच्चा कहते हैं, तर्क में भी कच्चा है। बिहार में बदलाव होने जा रहा है, नई उम्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन महागठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी जानबूझ करके एग्जिट पोल करा रही है और अपने लोगों से एग्जिट पोल करा रही है। पहले एसआईआर से बेईमानी करने की कोशिश की, अब माहौल बना के अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी की तैयारी है। मैं फिर कह रहा हूं, कल निकलेगा 2010 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहेगा। 206 सीट आया था, उससे अधिक आएगा। पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है, सबूत के साथ हमने रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को थोड़ी सद्बुद्धि मिल गई होगी और उम्मीद है कि कल गड़बड़ी नहीं होगी। लोगों को अब डराना इन्होंने शुरू किया है, लेकिन जनता ने निर्भीक मतदान किया है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव कराने में कामयाबी हासिल की, कहीं भी पुनर्मतदान नहीं हुआ। इसलिए अफवाहबाज और जो धमकीबाज नेताओं को सबक सिखाने का काम है वो जनता ने पहले ही कर दिया, इसलिए कि इनके चाल चरित्र और चेहरे को जनता पहचानती है। हम तो 15 में देख चुके हैं, उन लोगों ने पटाखे फोड़ दिए थे, बाकी सारे पटाखे फिर हमारे यहाँ भिजवा दिए।
ये खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय खास मेहमानों का आपसे करा देती हूँ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। मनोज काका जी आज हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही हमारे साथ अजय वर्मा जी मौजूद हैं, जो कि नेता है कांग्रेस पार्टी के। महेश दास जी जेडीयू का पक्ष रखेंगे और इजाज अहमद जी आरजेडी की तरफ से बात करेंगे। लेकिन इजाज अहमद जी, इस सब के बीच भाई जो कल होगा वो सर्वमान्य होगा, लोकतंत्र की जीत होगा, लेकिन ये धमकियां क्यों दी जा रही हैं कि नेपाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए? तो अब ये अभी से फिर वही है ना, इसीलिए तो फिर बीजेपी को मौका मिलता है जंगल राज कहने का। देखिए रीमा जी, आप इसको जिस संदर्भों में प्रस्तुत कर रही हैं वो संदर्भों में देखने की आवश्यकता नहीं है। आप ही बताइए कि कल जिस तरह से सासाराम में हुआ, उत्तर प्रदेश के नंबर लगे हुए ट्रक काउंटिंग स्थल तक पहुंचे और उसमें बड़े बड़े बक्सा थे, उसमें क्या क्या चीज थे अब अभी तक से क्लियर नहीं किया गया है। और चुनाव आयोग कहां सोई हुई है यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि किसके पक्ष के लिए और किस तरह से काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बजे भोर में जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, सर ईवीएम नहीं था, उसमें डिब्बे खाली निकले ना, आप लोगों ने जो आज छापेमारी की है। आप इसका फैसला नहीं करेंगी उसमें क्या निकला? खाली थे वो बक्से सारे। रीमा जी आप इसका फैसला नहीं कर सकती हैं। जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उन्होंने अब तक वक्तव्य नहीं दिया है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में कोई बयान नहीं जारी किया है, लेकिन आप अपने स्तर से कैसे बयान दे रही हैं? क्या आप चुनाव आयोग की प्रवक्ता हैं? क्या आप चुनाव आयोग की प्रवक्ता हैं? रीमा जी, क्या आप चुनाव आयोग की प्रवक्ता हैं? क्या आप सत्ता पक्ष जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है उसकी प्रवक्ता है? जो आप इस तरह से जस्टिफाई कर रही हैं जब लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हरण हो रहा है और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको सत्ता के अनुसार चलाया जा रहा है। हाँ। तो उससे लोगों में बेचैनी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जो भी उम्मीदवार थे किसी भी पक्ष के, सभी उम्मीदवार पहुंचे, लेकिन सत्ता पक्ष के एक भी उम्मीदवार का नहीं पहुंचना कहीं ना कहीं दाल में काला है। और यह स्पष्ट करता है कि किस तरह से बिहार में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, और जिस तरह से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पटना के होटल में, तो इसीलिए धमकी दी जा रही है ना, मतलब कहने का ये है। ठीक है, आपकी बात समझ गई, मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हो जो काम सुनील सिंह कर रहे हैं वो जस्टिफिकेशन दे रहे हो। ओके ठीक है। शिवम त्यागी, जो शंका है, अरे सर शंका है, आशंका है, लेकिन धमकी का तो कहीं पर भी जिक्र नहीं होना चाहिए। अरे भाई धमकी नहीं देनी चाहिए ना। रीमा जी ये आप सत्ता पक्ष के नेताओं पर छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दें? पर 2 प्रवक्ता बैठे हुए हैं। नेपाल जैसी स्थिति पैदा होगी उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं होगा, उसमें पिसेंगे हम ही लोग। सत्ता पक्ष की प्रवक्ता नहीं है आप, चुनाव आयोग की प्रवक्ता नहीं है। आपको निष्पक्षता से पत्रकारिता का कुछ भी कहते रहो, मुझे पर्सनल में होती ही नहीं हूँ कभी भी, मैं सिर्फ मुद्दे पर ही बात करती हूँ। मनोज काका जी, ये धमकियां ठीक है क्या? आप तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने लग रही हैं। अच्छा ठीक है, आप जस्टिफाई कर रही हैं। आप चुनाव आयोग की प्रवक्ता नहीं है। ओके, आप की प्रवक्ता नहीं है। ठीक है ठीक है। मनोज काका जी, ये धमकियां ठीक है क्या अभी से? का लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, और जो लोकशाही है, जो तमाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कुर्बानियों से जो व्यवस्था हम सबको, आपको भी हमको हासिल है, उसमें धमकी की कहीं कोई जगह नहीं। धमकी वो होती है जिसमें गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि जो लोग बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। धमकी वो होती है जिसमें जो लोग लगातार ये धमकी देते हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं वो राष्ट्रद्रोही है। धमकियां ये होती है। लोकतंत्र में वो जो एक बात है ना कि वो आदमी नहीं मुकम्मल बयान है और उसके माथे पे गहरे चोट का निशान है। आज समान कुछ नहीं है, फटेहाल है, मगर उसके हाथों में संविधान है। सवाल कि संवैधानिक जो आपने तस्वीरें देखी हैं लोकतंत्र में, अब आप अभी एक साथी से आप कह रहे थे कि पत्रकारिता पर भरोसा करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। लोकतंत्र में और लोकशाही में आप भी एक लोकतंत्र की एक भाग है। जिस तरह से न्यायपालिका है, विधायिका है, पत्रकारिता भी है, लेकिन उस पत्रकारिता पर कैसे भरोसा करा जाए जो पत्रकारिता एक जिंदा अभिनेता को मुर्दा बता देती हो, खबर चला देती हो? उस पर भरोसा करने में तो संदेह होगा ही।
उस पत्रकारिता पर कैसे भरोसा करा जाए कि एक जब देश पत्रकारिता युद्ध और एक चैनल की वजह से पूरी पत्रकारिता और सारे पत्रकारों को आप मनोज काका जी नहीं बोल सकते ना? ये क्या, ये तो तरीका ठीक नहीं है। एक चैनल क्या दिखा रहा है उसकी जिम्मेवारी रीमा पाराशर और दूरदर्शन न्यूज की नहीं है ना? रीमा मैंने तो एक सार्वभौमिक बात करा, उसको स्वीकार करिए। आप तक वो तस्वीरें नहीं आई कि स्ट्रांग रूम जो होता है वो सारे पार्टी के जो डेलीगेट्स होते हैं और जो प्रशासन होता है, जो चुनाव आयोग का जो चुनाव जिला अधिकारी होता है, उसके अंडरटेकिंग में होता है। आपसे यह सवाल करा जाए कि जिसमें लोगों के मतदान पेटियां रखी हो, जिसमें ईवीएम रखा हो, रात के 3 बजे कौन सी मजबूरी थी कि उसमें ट्रक भर करके बक्से ला दिए गए? इस सवाल का जवाब आपको मांगना चाहिए देश के निर्वाचन आयोग से। आप मांगने का हिम्मत करिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि रात के 3 बजे आप ट्रक से भरा बाग से भरा हुआ ट्रक आप ले आए सासाराम में? इसकी क्या, किसकी जिम्मेदारी थे? उधर मुजफ्फरपुर में सारे सीसीटीवी बंद हो गए, इसकी किसकी जिम्मेदारी थे? इसी देश के निर्वाचन आयोग ने, देश के इलेक्शन कमीशन ने चंडीगढ़ में नहीं क्या किया? आपने नहीं देखा? देश का अगर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले नहीं लिया होता तो किस तरह की चोरी हुई, उस पर सवाल करने की हिम्मत कर पाएंगे? अब आप ये बताओ मनोज काका जी, मुझे शिवम त्यागी से जवाब लेना होगा, लेकिन आप ये बताइए कि इतनी जो बात हो रही है, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं आप, बीजेपी को, तमाम प्रशासन को, कल अगर नतीजे महागठबंधन के फेवर में आते हैं तो ये सारी दलीलें कहां जाएंगी? ये आपको इस संबंध में बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस संबंध में जो पारदर्शिता और शुचिता है, क्योंकि लोकतंत्र डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस होती है, हम चाहते हैं कि यह लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र बने जिसमें बाबा साहब ने और हमारे संविधान निर्माताओं ने जब ये बनाया है कि एक वोट से भी यहां किसी के प्रतिनिधि चुने जाने के, किसी के हार जाने के, एक वोट से भी यहां प्रधानमंत्री बनने की, और एक वोट कम हो जाने पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं। उस लोकतंत्र में एक एक वोट का महत्व हो। वो व्यक्ति आपको राजेश सिन्हा से सवाल करना चाहिए, जो आरएसएस के बहुत बड़ा आइडियोलॉग बनते हैं, कि अभी 6 महीना पहले वो दिल्ली में वोट कर रहे थे और 6 महीना बाद बिहार बेगूसराय में वोट कैसे कर रहे हैं? तो इस पर सवाल उठेंगे। हम जीतेंगे तो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव कितना पारदर्शी है उस पर सवाल उठता रहेगा। शिवम त्यागी, गलतियां माफ थोड़ी हो जाएंगी। पूरे प्रशासन, अब मेरी बात सुन लीजिए पूरी। आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ शिवम त्यागी से। मेरी बात पूरी हो जाने दी। हमारे नेता ने तो देश के सर्वोच्च सदन में माननीय अखिलेश जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे तो भी हम ईवीएम पे भरोसा नहीं करेंगे। दुनिया में और लोकतांत्रिक देश है और जगह हमसे आपसे पुराना लोकतंत्र है, क्या वहां ईवीएम से चुनाव होता है? और ईवीएम पे इस देश में वो एक अलग बहस है मनोज काका। आप अपने सवाल का जवाब ले लीजिए प्लीज रीमा जी। ये एक अलग आप बहुत संवेदनशील पत्रकार है, सवाल का जवाब। ये एक अलग बहस है, इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे कि ईवीएम को हटाया जाए, रखा जाए। लेकिन शिवम त्यागी, अभी तो फिलहाल देखिए इस बार बिहार का चुनाव तो ईवीएम पर ही हुआ है ना, तो अभी तो ईवीएम ही है। इस देश में ईवीएम पे सबसे पहला सवाल अगर किसी ने खड़ा किया तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने। लाल कृष्ण आडवाणी से सवाल करने की हिम्मत करिए। पत्रकारिता के प्रति अस्मिता बची हो तो कि आपने ईवीएम पे क्यों सवाल किया? आप लोग पत्रकारों को क्यों लपेटते हो हर चीज में? हर चीज में पत्रकार। अरे भाई राजनीति करो, पत्रकारों को मत लपेटो। शिवम त्यागी, प्रशासन उस पर सवाल खड़े हो चुके हैं। अभी 2 प्रवक्ता आपने देख लिए, मनोज काका और आरजेडी एजाज अहमद जी। मतलब कल से पहले ही, और हमने कांग्रेस की तरफ से भी सुन लिया है कि पोलिंग में भी जो हुआ, काउंटिंग में भी कुछ ऐसी गड़बड़ी होगी। तो ये क्या मतलब कल से पहले एक अलग जिम्मेवारी लेने की कोशिश है या एक चौकन्ना होने की कोशिश है? देखिए रीमा जी, कुल जमा इनका 10 सेकंड में यह है कि जीत जाएंगे महागठबंधन वाले तो सुंदर बिहार, वरना चुनाव आयोग बेकार। कल विनेश फोगाट ने एक बहुत सीधी साफ बात कही कि जिस तरीके से वोट परसेंटेज ज्यादा हुआ है, अगर महागठबंधन जीत गया तो वोट चोरी नहीं हुई है, और अगर हार गया तो सीधा वोट चोरी हो गई है। दूसरी तरफ आरजेडी के एमएलसी कहते हैं सुनील सिंह के अगर महागठबंधन जीत गया तो ठीक है, वरना अलावा इसके तो नेपाल जैसे हालात कर देंगे। इनका जो वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वाला एक छोटा सा पार्टिकल होता है ना, उससे भी छोटा पार्टिकल की अगर हम बात करें तो इतना इनका ट्रस्ट है। हार में, जीत में इनको 100% ट्रस्ट है। तेलंगाना में फुल सरकार का आनंद चाहिए, कर्नाटका में चाहिए, हिमाचल में चाहिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीटों में चाहिए, लेकिन अगर हार जाएंगे तो पहले ही तैयारी है जी। 3 बजे वहां पर वो हो गया, 2 बजे वहां पर वो हो गया। अरे दुनिया भर के कार्यकर्ता और बीएलओ हैं आपके,
एक नहीं है, कोई एक फॉर्म 17C पर कोई एक हंगामा नहीं है, किसी एक जिलाधिकारी के पास कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी एक बूथ लेवल एजेंट की कोई भी फॉर्म 17C भरकर उनको दिया, उन्होंने दिया है, उस पर एक कंप्लेंट नहीं है। भाषण झाड़ रहे हैं यहां पर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, हम जीते तो सब ठीक, वरना बिल्कुल सब बेकार। हर जगह अत्याचार, हर जगह भ्रष्टाचार। अरे कमाल बात हो गई भाई, ऐसे दुनिया नहीं चलती कि मैच जीत गए तो पिच बहुत बढ़िया था, मैच हार गए तो स्टंप उखाड़ कर चल दिए कि नहीं नहीं भैया हमारे साथ तो बेईमानी हुई है। ये रोना धोना बंद करो, जीवन भर ऐसे ही रोते रहोगे क्या? और मैं तो एक और चीज कहना चाहता हूं, कल आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अप्रोक्सीमेटली 2-2:15 बजे एक ट्वीट आया, ये पता नहीं क्या हो गया, ये रात को ईवीएम्स में ये स्क्रीन्स जल रही हैं 3 बजे, रात के 3 बजे उसी पर तो चर्चा हो रही है। हाँ, जब इनसे कोई तथ्यात्मक बात पूछो, हाँ भाई मैं कह रहा हूं, जब इनसे कोई तथ्यात्मक बात पूछो तो जाइए ना, कोर्ट जाइए अगर इनके पास कुछ ऐसा क्रेडिबल एविडेंस है तो। आजकल के जमाने में कुछ भी चीज कह देना, सोशल मीडिया पे लिख देना बहुत आसान काम है, लेकिन जब इस देश में कानून के तहत, संविधान के तहत, जिस बाबा साहब ने संविधान लिखा जिन्होंने, उसके तहत अगर इनको कोर्ट जाना पड़ता है तो इनको कुछ याद नहीं रहता, इनका अब्बा जब्बा डब्बा हो जाता है, इनके पास एक सबूत नहीं होता। बताओ कोई अगर गलती है तो एक फॉर्म 17C, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ना, अगर है तो बताइए। अब आगे आते हैं, जितने भी वोट पड़े हैं, जितने काउंट हुए हैं, जितने प्रत्येक बूथ पर पड़े हैं, सब की लिस्टिंग होने के बाद फॉर्म 17C आया है। मुझे लगता है किसी को कोई परेशानी नहीं। अब आगे आते हैं, पहले से ही चुनाव हारने से 30 घंटे पहले से ही क्यों माहौल बनाना शुरू कर दिया कि चुनाव हार रहे हैं हम? और ये क्या धमकी है भाई, नेपाल बना देंगे, ना ही तो यहां नेपाल वाला नेतृत्व है, ना ही यहां नेपाल वाले प्रधानमंत्री हैं, ना ही यहां नेपाल वाली सरकार है, और ना दिल्ली नेपाल है। तो किसी को अगर ये गलतफहमी कहीं से आ गई है तो उसको निकाल दे, क्योंकि पुलिस निकालेगी तो गलत तरीके से निकालेगी, बेहतर है खुद ही निकाल देंगे, नेपाल बना देंगे। ये गजब अराजकता फैलाई हुई है और एक गजब माहौल बनाया हुआ है। अब आगे आते हैं, लोकतंत्र का स्तंभ है, मीडिया स्तंभ है, मीडिया को ऐसा होना चाहिए। वैसे मुझे कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मीडिया की तरफ से एक और चीज करते हैं। हमारे देश में एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो कोर्ट में जाके, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आतंकवादियों को छुड़ा कर लाती है। तो देश की सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हो गई क्या? एक पॉलिटिकल पार्टी भाजपा भी है जो माथे में गोली मारती है, एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी भी है जो जाके कोर्ट में कहती है कि अरे ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, छोड़ दो इनको, फिर कोर्ट ही उनको कहता है कि पद्म विभूषण और दे देना इनको। तो कृपया करके ये भाषण देना बंद करो भैया। चुनाव जनता में लड़ना है, जनता के सामने लड़ना है, जनता के बीच में लड़ना है। मनोज काका कोई रिएक्शन दीजिए, उसके बाद जरा अजय वर्मा जी का रुख करेंगे। अच्छी मेहनत की थी तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अच्छा रिजल्ट आ गया था, अगली बार हारना होगा तो हार जाओगे। बोलिए मनोज जी। हमारे देश में एक राजनीतिक पार्टी ऐसी भी है जो दुनिया का सबसे घिनौना काम करती है। हमारे देश में एक राजनीतिक पार्टी ऐसी भी है जो अहिंसा के पुजारी पूज्य गांधी को हिंसा का शिकार बना करके मार दिया 30 जनवरी 1948 को। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है हमारे देश में जिसमें उरी से लेके पहलगाम से लेके दिल्ली तक आतंकी घटनाएं होती हैं और रोना रोते हैं कि रोना दूसरी चीजों का रोते हैं। अपनी किसी भी जिम्मेदारी पर, सिर्फ प्रोपोगेंडा पर अपना जीवन चलाना चाहते हैं, सिर्फ लीप पोत करके चेहरे चमकाने को ही पूरे 140 करोड़ लोगों को चमकाना मानते हैं। हमारे देश में एक सरकार ऐसी भी है जो अपने वैभव पर 6000 करोड़ रुपए खर्च करती है और वहां के 70% नागरिक, 80% नागरिक भुखमरी के शिकार है। हमारे देश में एक सरकार ऐसी भी है जिसके मुखिया 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, स्वदेशी पर भाषण देते हैं। और उनके बेहयाई और कीर्तन गाने वाले प्रवक्ता ऐसे भी हैं कि देश के CGI के ऊपर टिप्पणी करने वाले 2 कौड़ी के फ्रिंज एलिमेंटों को छुड़ा के लाते हैं। इनसे संविधान सीखेंगी आप? जो देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्था के गवाही पर जो टिप्पणी करता है व्यक्ति, उसके जमानतदार है ये जो भाई साहब बोल रहे हैं। तो इन संघियों से जो हमेशा से गुलामी किए हैं, जो हमेशा से देश नफरत की आग में कैसे जलता रहे, और ऊपर से बेहयाई हुए, ये बेहयाई वाली हंसी भी देखिए, बेहयाई हंसी देखिए। पूछिए अपने माँ बाप की कसम खा के कहें कि नहीं गए थे छुड़ाने, जो गवाही पर जिसने इतनी अभद्र टिप्पणी करी थी देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर, उसको छुड़ाने गए थे। और इनकी बात देखिए, प्रधानमंत्री, अरे आप सुनिए तो, आप क्यों बेचैन है? अरे भाई कहां से कहां पहुंच रहे हो आप? तो पूरे देश की राजनीति पर चर्चा चल रही है। बस मनोज काका जी। अरे रीमा जी, अरे मनोज जी, बड़ा बौद्धिक साझेदारी है आपकी। अरे रामो राम, कितनी बौद्धिक साझेदारी, कितना बचाएंगी? पूछिए जरा इनसे कि किसको छुड़ाने गए थे
और किस पर टिप्पणी करा था? मेरे बचाने की जरूरत नहीं है शिवम त्यागी को, वो अपना बचाव खुद कर लेंगे। ऐसे प्रवक्ताओं को बीजेपी को तुरंत निकाल देना चाहिए। क्यों? जिस टिप्पणी से प्रधानमंत्री आहत थे, उस टिप्पणी करने वाले अभद्र और लफंगे व्यक्ति को छुड़ाने वाला व्यक्ति का नाम है शिवम त्यागी। सीरियसली कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? तो मतलब बीजेपी किसको प्रवक्ता बनाए और किसको ना बनाए, ये मनोज काका तय करेंगे। ये मनोज काका नहीं तय करेंगे, लेकिन कम से कम संवैधानिक मूल्य और मान्यता क्या हमारे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। बहुत आप अच्छी पत्रकार है। प्रधानमंत्री दुखी थे कि नहीं गवई पर जब जूता फेंका गया? और उस व्यक्ति के जूता फेंकने के समर्थन करने वाले का जमानतदार है शिवम त्यागी। इसका बिहार से क्या लिंक है? इसका बिहार से हंस रहा है, इसको शर्म नहीं आ रही है। अरे इसका बिहार से क्या लिंक है? बिहार से क्या लिंक है मनोज काका जी इसका? बिहार से पूरे देश का जनमानस क्या सर्वोच्च न्यायालय बिहार के लोगों के लिए न्याय नहीं देता है? गवई साहब कोई निर्णय लेते हैं तो बिहार के लोगों का उस पर असर नहीं पड़ता। आप किस तरह की बात कर रही हैं? देश का सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च व्यक्ति अगर कोई निर्णय लेता है तो 140 करोड़ लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। शिवम त्यागी जल्दी से। अब ससम्मान मेरा निवेदन है कि अगर जिगर की जगह जिगर और जिगर में दम है तो जवाब पूरा सुनकर जाना। आपने कहा कि कह दीजिए कि मैं नहीं गया था छुड़ाने। हाँ, नहीं गया था मैं छुड़ाने। मैं वहां पर उसी समय उसी विषय में किसी दूसरे केस में गया हुआ था और उसी के लिए गया हुआ था और मैंने बताया। देखिए बेहयाई। अब आगे आइए। इन्होंने कहा कि इस देश के एक प्रधानमंत्री है जो अब बीच में नहीं, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था जिगर की जगह जिगर और दम है तो सुनकर जाना। अब रीमा जी मैं बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने का मौका देना पड़ेगा। बीच में नहीं मैं उनके बीच में नहीं बोला। मैं इसीलिए नहीं बोला, मैंने कहा मुझे जवाब देने का मौका मिल जाएगा बेहतर रहेगा। थैंक यू। अब मैं आगे आना चाहता हूं। इन्होंने एक और चीज कही कि प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख रुपए का चश्मा। 1.5 लाख के चश्मे पे दर्द हो रहा है? अरे एक पहलवान का बेटा 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है मुख्यमंत्री होते हुए। उनके पिताजी के जमाने की तस्वीरें अगर आज दिखा दी ना तो शर्मा जाएंगे लोग। लाखों करोड़ों की कंपनियां बनाकर बैठे हुए हैं लोग, भाषण दे रहे हैं यहां पर बैठकर। जिन लोगों के घर में कुछ भी नहीं था वो लोग आज करोड़ों रुपए की मर्सिडीज में चल रहे हैं। उनकी बातें कर रहे हैं आप। और एक और चीज, मैं तो किसी को नहीं छुड़ाने गया। आतंकवादियों को छुड़ाने वाली पार्टी, आतंकवादियों के लिए कोर्ट में जाने वाली पार्टी, आतंकवादियों के लिए डीजीपी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर देने वाली पार्टी यहां पर भाषण दे रही है बैठकर। आतंकवादियों को अपना सब कुछ मान लेने वाली पार्टी, उनके लिए यह कहने वाले कि इनको छोड़ दो, इनको लू लग गई है इसलिए डीजीपी पर केस करने वाली पार्टी हमें भाषण देगी। मैं किसी आतंकवादी को छुड़ाने नहीं गया और मैं किसी को भी छुड़ाने नहीं गया। आपकी तरह नहीं है भाई। अब आगे आता हूं। एक और बहुत प्रैक्टिकल बात है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सारी स्थितियां ऐसी हुई और बिहार से ड्रिफ्ट करके ये दूसरी तरफ लेकर चले गए विषय को, एक चीज मुझे बताइए, बिहार से पहले तो और भी बहुत जगह चुनाव हुए हैं। पिछले 2024 के बाद से 9 राज्यों में चुनाव हुए, 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। बावजूद उसके 2024 में कहीं पर 350 से ज्यादा प्लस सीटें हमें बताई जा रही थी, लेकिन हमारा उतना बहुमत नहीं आया। बावजूद उसके तब तो ईवीएम में कोई दिक्कत नजर नहीं आई। एक बात बहुत क्लियर, अरे जो जीतना होगा जीतेगा, जो मेहनत करेगा जीतेगा। ठीक है, पहलवान का बेटा 1.5 करोड़ की मर्सिडीज में बैठकर जनता के बीच में जाएगा तो जनता नहीं देगी वोट। ठीक है। अरे साइकिल चलाने वाले का बेटा मर्सिडीज में बैठेगा, लोगों को पैसा लूटेगा। और एक और चीज, अजय वर्मा जी 10 सेकंड और चाहिए, 10 सेकंड और चाहिए, 10 सेकंड और। रीमा जी 10 सेकंड और। अरे भाई एक एक करके बात करेंगे ना मनोज काका जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला। रीमा जी 10 सेकंड और। रीमा जी 10 सेकंड जल्दी कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं एक एक करके बोला, मैं उनके बीच में नहीं बोला। वही बेचारे परेशान है, वर्बल डायरिया सारा यही कर देना है आज। 10 सेकंड। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड। थैंक यू। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि 6000 करोड़ वैभव पर उड़ाने वाले। अरे 6000 करोड़ नहीं उड़ाए, लेकिन हमने अपने गांव में जाके पूरे बॉलीवुड को नहीं नचवा दिया। प्राइवेट प्लेन्स को रिक्शे की तरह इस्तेमाल नहीं किया। अब तो नहीं होता सैफई महोत्सव। पैसे खत्म हो गए अखिलेश यादव पर, या क्या हुआ? या सरकारी पैसे में से ही लूटना था? जब यूपी के लोगों का टैक्स का पैसा लूट लूट कर खाते थे और वहां पर बॉलीवुड वालों को नचवाते थे, तब शर्म नहीं आई? तब नहीं आई? वो पैसा तो अखिलेश जी अपने घर से लाए होंगे। एक मास्टर का बेटा जिसकी टोटल इनकम जो है 7,000 रुपए महीना भी नहीं थी, वो सारे बॉलीवुड को नचवा रहा था। उनको 1.5 लाख रुपए दे रहे थे। अनुराग कश्यप जैसे आदमी को 1.5 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे थे यूपी के टैक्स पेयर्स के पैसे से, तब तो नहीं शर्म आई? बातें कर रहे हैं यहां पर। ठीक है। अजय वर्मा जी, क्या स्टेटस है कांग्रेस पार्टी का? अभी से डर तो नहीं लग रहा है? क्योंकि राहुल गांधी तो खैर लंदन चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब सुगबुगाहट जो है ना, मैं रात को ही कल पटना से आई हूं, सुगबुगाहट एग्जिट पोल के बाद ये आ रही थी कि कहीं सारा ठीकरा जो है अब राहुल गांधी पर ही फूटेगा।
अगर नतीजे नेगेटिव आते हैं तो? क्योंकि राहुल गांधी ने कैंपेन को कहीं और मोड़ दिया, जबकि तेजस्वी यादव कुछ और चाह रहे थे। देखिए, हम असंसदीय और गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते, हम किसी के कनपट्टी पे कट्टा नहीं रखते। देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए जब कट्टा रखते हैं और जब ट्रंप उनके कट्टा रखता है तो वो बोलते भी नहीं। देखिए, आप चुनावों की बात हो रही है, आप बात कर रही हैं राहुल गांधी की। बिहार पे आप कह रही थी ना, बिहार पे चर्चा कोई और बता रहा है। राहुल गांधी स्टार कैंपेनर रहे हैं बिहार के, महागठबंधन के सबसे प्राइम फेस। बिहार में चर्चा नहीं, आप अपनी बात से ही पलट रही हैं। बिहार पे चर्चा है, बिहार पे चर्चा है, तो राहुल गांधी को हटा दें बिहार से, कैंपेन से। बिना राहुल गांधी के ना बीजेपी का खाना हजम होता ना आपका हजम होता, इसलिए वो समझ लीजिए कितने राहुल गांधी जी दूसरी चीजों का गालीबाज आगे बीच में, गालीबाज आगे बीच में नहीं बोला। प्लीज बात पूछनी हो तो पूछिए प्लीज। ये गालीबाज बीच में आ गए, इन्हें मत कहिए बीच में गालीबाज। क्या गाली दी है उन्होंने? नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा, सॉरी। अगर आप उन्होंने गाली कब दी है? कहाँ गाली दी है? वीडियो में मस्कट नहीं आप तो नहीं मैं गालीबाज त्यागी के समर्थक हैं। रीमा जी, राहुल गांधी गालीबाज त्यागी को छुड़ा के लाए थे नोएडा के को। ये मुझे अजय वर्मा तो राहुल गांधी के पीछे वीडियो में उनका बैग उठाकर दिखाई दिए थे, छुड़ा के लाए थे। सुन लीजिए तो भैया रीमा जी, अगर बीच में बोलेंगे तो सॉरी। सॉरी टू से आदमी भाई, ये बेचैन आदमी है। मस्कट में राहुल गांधी का बैग उठाकर घूम रहे थे उनके पीछे पीछे, पूछे जरा इनसे। ये गालीबाज त्यागी को छुड़ा के, ये गालीबाज त्यागी को छुड़ा के लाए। अच्छा ठीक है, ये पर्सनल मत होइए प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं किसी पर। नो पर्सनल अटैक प्लीज। ये प्रोपेगेंडिस्ट नो है। पर्सनल प्लीज। रीमा जी तो मेरे बीच में ये प्रोपेगेंडिस्ट मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं जब मैंने बोला? क्योंकि ये चुनाव हार रहे हैं, ये बेचैन है सारे। राहुल गांधी करोड़ों रुपए लगाकर प्लीज करोड़ों रुपए लगाकर ये करोड़ों रुपए लगाकर सारे संसाधन इस्तेमाल कर चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर पैसे का भाई फिर आगे बीच में। रीमा जी, मैं इनके बीच में नहीं बोलता, तो जरा सही सके शांत है। चुनाव पे बात करनी है, नहीं तो आप और यही करते रहे। इन्हीं की अगर सुनानी है, आप राहुल गांधी जी का बैग उठाकर पीछे वीडियो में भाई मैं कह रहा हूँ रीमा जी, आप डिबेट कर रही हैं, आप रीमा जी आप डिबेट कर लेते हैं ना ढंग से जरा। ये को एंकर है क्या? ये अनपेड को एंकर है क्या यहाँ? अब जिससे सवाल पूछा जाएगा उसी की आवाज जाएगी, प्लीज चलिए। तो रीमा जी, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बिहार में छपरा के परसा और गढ़वा में स्ट्रांग रूम में कैमरों घंटे बंद रहे, चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा था। नहीं दिख रहा आपका फोन? ठीक है, चलिए मैं तो बता रहा हूं ना। हाँ। एक हमने वीडियो था, आपको भेज रहा हूं। ये सब क्या हो रहा है? ये गढ़वा के परसा और गढ़वा में स्ट्रांग रूम में कैमरे घंटों बंद रहे थे। जब गृह मंत्री जी वहां मीटिंग करते हैं तो पता चला कि कैमरे जो होते हैं सीसीटीवी, उन पर पर्ची लगा दी जाती है। आर्मी के सारे लोगों को अपने बीजेपी के स्टेट वाले बुला लिए जाते हैं। रीमा जी, एक बात तो बताइए, 8 इंजन की सरकार होने के बाद भी, और जब आपको सारे के सारे चैनल चुनाव जिता रहे हैं, 160 कोई 170, सोचने की बात है, 160 170, तो फिर ना तो आपकी जरूरत है, ना इनके सहयोगी की, ना इनके प्रोपेगेंडा की। निश्चित होकर बैठ जाए। रात को सासाराम में जाकर ये ईवीएम चेंज करा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे बंद करा रहे हैं, प्रशासन को बुलाकर गृह मंत्री जी धमका रहे हैं, लोग बता रहे हैं, टीवी दिखा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये कब हुआ? हाँ, बुला के होटल में ये सब है। पुख्ता कर रहे हैं आप इस खबर को, पूरा देश बता रहा है। पहले बीच में डिस्टर्ब मत करिए, उन्हें बचाव मत करिए, मैं कोई बचा नहीं, लेकिन आप चैनल पर बैठकर ऑथेंटिकेट तो करेंगे ना इस खबर को। आपने कहा गृह मंत्री धमका रहे हैं, ये खबर कहाँ से आई? ऑथेंटिक है, पहले सुन लीजिए कहाँ से आई खबर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप चुनाव जीत रहे हैं, सारे आपके पेड जितने भी लोग हैं सबको दे दिया गया कि ये वाला दे दो कल। तो अब इनसे कहिए, इसके बाद भी आप चुनाव नहीं जीत रहे, हम कल और आप फिर बैठेंगे 145 से 50 सीट के बीच जीत के हम सरकार महागठबंधन बताने जा रहा। किस लिए? कि हम पर जनता के वहां के 7.5 करोड़ वोटरों का आशीर्वाद और सहयोग था, हमारी वहां की महिलाओं का। और सुन लीजिए एक और चीज, बीच नागेश्वर राव डायरेक्टर रहे सीबीआई के, उनका एक स्टेटमेंट आपको दिखा दो, फिर आपको ऐसी चीज नहीं दिखती है। उन्होंने कहा था कि जो 10,000 करोड़ की रिश्वत जनता के टैक्स की पैसे की सरकार के मुखिया ने दी है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। और दूसरा भी सुन लीजिए, मेरा टाइम नहीं दिया आपने, सुन लीजिए,
दूसरा उन्होंने कहा है अभी कपिल सिब्बल साहब ने कि चुनाव आचार संहिता का ये भी गणेश प्रकाश आंख पे पट्टी बांध के बैठ के अंधे हो गए हैं। उन्होंने कहा ट्रेन में भर भर के लोगों को भेज के लाते हैं। आचार संहिता ये कहती है कि आप किसी को घर से पोलिंग स्टेशन भी नहीं ले जा सकते, वो भी आचार संहिता का उल्लंघन है। तो इन्होंने तो ट्रेनों में भर के फ्री भिजवाए, तो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। एक एक वोट जो कीमती, मनोज काका अभी कह रहे थे, एक एक वोट कीमती है। अगर पूरे देश में बिहार के लोग हैं, उनको ये फैसिलिटेट किया जा रहा है कि भाई आप आइए और अपने मतदान का प्रयोग कीजिए, तो ये भी गलत बात हो गई। भेजेंगे क्या? ये भी गलत है। भेजेंगे क्या? है ना, ये गलत रिश्वत देंगे क्या? चलिए, ये 10,000 करोड़ रुपए का टैक्स का महेश पैसा दास देंगे। जी, ये टाइगर जिंदा है, क्या जरूरत पड़ गई इस पोस्टर की आज लगाने की? सभी को पता था नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। देखिए रीमा जी, सबसे पहले तो नमस्कार सभी को, और मैं एक दो जवाब दे दूं फिर उस पर आता हूं। एजाज जी कह रहे थे कि सासाराम में ईवीएम रात के 3 बजे चोरी हो रही थी, लेकिन शायद इनको ये नहीं पता है, ये कान भी बंद कर लिए हैं और आंख भी बंद कर लिए हैं। वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि मैं वहां के जो भी हल्ला करने वाले कैंडिडेट थे उनके सामने मैंने पूरा जितने भी ट्रक में बक्से थे सबको चेक करवा के उनके सामने दिखा दिया था। ये ईवीएम जब काउंटिंग खत्म हो जाएगी तो उसके ईवीएम को उसमें रख के ले जाया जाएगा। ये उसके बाद सराय रंजन में जिस तरीके से, देखिए महागठबंधन के नेताओं के अंदर ये एक चीज तो पहले ही पता चल गया है कि हम चुनाव हार रहे हैं। अब ये क्या करेंगे कि जनता के बीच एक दिग्भ्रमित पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए ना, सुनील सिंह किस तरीके से धमकी दे रहे हैं, बिहार में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई, बिहार में कानून का राज है। बिहार में अगर आप गलती करोगे तो आपके ऊपर कानून का डंडा चलेगा। आप कहते हैं कि संविधान पे विश्वास करते हैं, आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पे विश्वास करते हैं। हम प्रवक्ता नहीं हैं, लेकिन हम संविधान पे भरोसा करते हैं, हम इलेक्शन कमीशन पे भरोसा करते हैं। इसलिए करते हैं कि संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन। एसआईआर के मामले में जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में हल्ला किए कि वोट कट गया, वोट कट गया, किसको कट गया भाई? इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट तक खड़ा किया, लेकिन वहां भी लोग आके खड़ा हो, फिर बाद में आके बोले कि ये लोग हमको लालच दे करके यहाँ ले आए थे। इन लोगों का जो चरित्र है ना, बिहार के जनता तो मुहर लगा दी है। अब देखिए, मेन बात ये है, मेरे ख्याल से एजाज जी और मनोज काका जी, आप दोनों ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टियों के। ये अपडेटेड जो वर्जन है जिलाधिकारी की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, इसको आप लोगों ने बिल्कुल कोट अनकोट किया ही नहीं और आधी अधूरी जानकारी दी अभी एजाज जी आपने भी, और फिर आप राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ गए कि मैं प्रवक्ता हूं या नहीं हूं। अब ये बात तो बता देते ना जो अपडेटेड है। रीमा जी, हाँ, जिस तरह से आप प्रस्तुतिकरण कर रही हैं, देखिए सच और सच्चाई नहीं है। सच तो यह है कि वहां पर खेल हुए हैं, और चुनाव आयोग इस मामले में क्यों नहीं गंभीरता दिखा रही है? चुनाव वही तो उन्होंने बताया अभी, जेडीयू के प्रवक्ता ने। तो नहीं होगा महेश दास जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जनता दल यू के प्रवक्ता के बताने से होगा कि चुनाव आयोग के प्रवक्ता के बताने से होगा? चुनाव आयोग क्यों खोई हुई है? चुनाव आयोग क्यों नहीं गंभीर कार्रवाई कर रही है? चुनाव आयोग क्यों नहीं इन लोगों पर कार्रवाई के लिए स्पष्टीकरण मांग रही है? चुनाव आयोग पूरी तरह से सो गई है, और बिहार में लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था का जिस तरह से के माध्यम से एक एक करके प्लीज एक एक करके। महेश जी धैर्य रखिए, महेश जी धैर्य रखिए। अभी तो आपकी चोरी पकड़ी जा रही है और उस पर सीनाजोरी, चोरी भी सीनाजोरी भी दोनों चलेगा नहीं। बिहार की जनता सजग है, बिहार की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। ये बिहार में लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया का चीरहरण नहीं होने देगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, सत्ता के रोग में चलाना चाहते हैं, पुलिसिया दमन का शिकार बना के चलाना चाहते हैं। ये चलने वाला नहीं है। और अभी आप कह रहे थे सराय रंजन की बात, रीमा जी मैं आपको बता दूं, सराय रंजन में इनके जो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी मंत्री हैं, जो भूंजा पार्टी के अंग हैं, उनके द्वारा किस तरह का खेल खेला गया है ये भी पता है सबको। एजाज जी, कौन क्या खेल खेल रहा है नहीं खेल रहा है उस पर आपको सब पर बात करनी है, लेकिन आपकी पार्टी के नेता ने जो नेपाल बनाने की धमकी दी है, एक लाइन उस पर बोलेंगे क्या?
रीमा जी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो पार्टी के नेता ने कहा है वो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सत्ता के मद में बैठे हुए लोग अरे अपने नेता पर कुछ बोलेंगे आप? अपने नेता के बयान पर कुछ बोलेंगे? क्यों डरा रहे हैं लोगों को? वो सत्ता के मद में बैठे हुए लोग पुलिसिया दमन का शिकार बना करके जो लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना चाहते हैं, जो जनता के मैंडेट को अपने अनुसार कहीं ना कहीं लोगों के बीच लाना चाहते हैं। एजाज जी, मेरा सवाल क्या था, लेकिन आप अपनी बात आपको रखनी है। बिहार की जनता धमकी क्यों दी जा रही है? क्यों धमकाया जा रहा है? और इसी संदर्भों में उन्होंने कहा है, जिसको आप लोग जिस तरह का प्रस्तुत कर रही है ना, ये क्या कहा है? फिर आप बता दो। चलो आप बताओ, आप सही से प्रस्तुत कर दो, आप बता दो कि क्या बोला है उन्होंने। रीमा जी आप अपना प्रस्तुतिकरण दीजिए, क्या कहा है उन्होंने? रीमा जी आप अपने सामने आईना रख लीजिए। अरे सर, मेरे सामने आईने की क्या जरूरत है? मैं रोज आईना देख कर आती हूँ, आप बताइए। कहीं ना कहीं प्रस्तुतिकरण करिए ना, क्या बोला एग्जैक्टली? उन लोगों को बचाव में खड़ी है जो लोग लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं। बिहार में एजाज जी प्लीज, और भी प्रवक्ता है, मुझे उनके पास जाना है। आप बता नहीं पा रहे हो कि आपके नेता ने कहा क्या है? वोट फॉर चेंज आपके नेता ने कहा क्या है? जिस तरह से विश्वास और समर्थन लोगों ने व्यक्त किया है। चलिए हटाइए, मनोज काका जी को लेकर आइए फ्रेम में। लोगों का विश्वास दिख रहा है। मनोज काका जी, मुझे ये बताइए कि एक तरफ धमकियां दी जा रही हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग के तीनों आयुक्तों के पोस्टर छाप के उनको सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है कि भाई यही आपके गुनाहगार हैं। ये जो आतंक का माहौल बनाने की कोशिश है प्रशासन के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, जनता को डराने का, ये तरीका ठीक है क्या लोकतंत्र में? आप इतनी दुहाई क्योंकि लोकतंत्र की दे रहे हैं, इसलिए सवाल आपसे मैं कर रही हूँ कि कहीं पर भी चुनाव आयुक्त निकले, उनके ऊपर लोग हमला कर दें, मतलब उनको आप गुनहगार बता रहे हो पहले से पहले ही। नहीं, आपके इस स्नेह के लिए बहुत साधुवाद की कम से कम आप हमसे ज्यादा सवाल कर रही हैं, और मुझे खुशी है कि मैं आपके सभी सवालों का, जब मैंने शुरुआत में ही कहा और हमारे नेता ने ये सिखाया है और हम सब ने ये माना है, और आप भी इस बात को मानती होंगी कि लोकतंत्र में किसी भी उदंडता का, किसी भी हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन हिंसा के साथ रहने का, उन्माद के साथ रहने का, सांप्रदायिकता के साथ रहने का, सावरकर के साथ रहने का, नाथूराम गोडसे के साथ रहने का जो पूरा विमर्श है भारतीय जनता पार्टी का है। अगर किसी एमएलसी ने जो बात कही है, उनका पूरा संदर्भ यह है कि अगर कहीं किसी तरह की बेईमानी हो तो हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सड़कों पर उतरेंगे। और ये तो पूज्य गांधी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। तो जब भी इस तरह की कोई बात होगी, हम लोग लगातार सड़कों पर उतरे हैं और उतरेंगे। जब भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, जो लोकतंत्र का जो जनादेश होगा, उसे अगर ज्ञानेश कुमार को और उनके और दो सहयोगियों को लगा करके अगर देश की सरकार अगर देश के बिहार के जनादेश को चुराने का प्रयास करेगी तो निश्चित रूप से बिहार की जनमानस बहुत कि कल अगर रिजल्ट नेगेटिव आते हैं महागठबंधन के खिलाफ तो क्या स्थितियां होने वाली हैं? मतलब समाजवादी पार्टी भी उसका साथ दे रही है, जेडीयू के खिलाफ में क्या किया जाएगा, आरजेडी भी साथ है और कांग्रेस भी साथ है, फिर तो साफ ही है ये सब कुछ। आप दूसरी तरीके से देख रही हैं। अरे सर, सड़कों पर उतर आएंगे, नेपाल बना देंगे, तो कैसे देखूं मैं? आप संविधान के आर्टिकल 21 नहीं पढ़ सकती है। आप सबको अधिकार है, अगर कहीं कोई अन्याय हो रहा है तो शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पे आने का सबको अधिकार है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अगर लोकतंत्र में जो जनादेश है उसको चुराया जाएगा, नहीं, फिर तो इसका मतलब है शिवम त्यागी कि अगर उसको चुराया जाएगा तो जनता सड़कों पर उतरनी चाहिए। शिवम त्यागी जी, अगर कल को महागठबंधन जीतता है तो क्या बीजेपी और एनडीए भी सड़कों पर ऐसे ही उतरेगा? फिर ये तो फिर वही बात हुई ना। अगर चोरी हो रही है तो दोनों तरफ से होगी, फिर तो जो जीतेगा वही चोरी कर रहा है। चीज कहना चाहता हूँ शिवम त्यागी, मनोज काका, देखिए मनोज काका मुझे बोलने दीजिए, आप मेरे भाई जैसे हैं। शिवम त्यागी नाम इतना ही पसंद है तो एफिडेविट शिवम त्यागी कर लो अपना नाम, कोई बात नहीं, सवाल मुझसे है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इन रोंदुओं से हम प्लीज अब बीच में नहीं, देखो फिर शिवम त्यागी का नाम लेते फिर उछलना शुरू। रुकिए ना जरा प्लीज, समय समय पर बोलते हैं ना, प्लीज रुकिए ना भाई। मैं आपके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था, मैं गाना गा रहा था, मैं अभी गाना गा रहा हूँ, आप पीछे से बैंड बजाने में लगे हुए। रुकिए भाई, अपने समय पर बोलिएगा, थैंक यू। अरे ये राहुल गांधी का बैग उठाने वाले भी बोले रुको भाई रुको, अपने अपने समय में बोलना है।
एक एक करके करते हैं ना। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, 2014 से पहले से हम इन रोंदुओं को लगातार देखते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है। आज 11 साल से इनका रोना खत्म नहीं हुआ, अगले और 11-12 साल और कम से कम 21 साल इनको ऐसे रोना पड़ेगा। रीजन है, आप इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सवाल उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। आपके अपने कंसर्न्स हो सकते हैं, ईवीएम को लेकर बिल्कुल हो सकते हैं। चुनाव आयोग को लेकर आपके कंसर्न्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। किसी पर्टिकुलर एक सिनेरियो को लेकर आपके कंसर्न्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। उसको लेकर आप क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन से बात कर सकते हैं। उसको लेकर आप क्या कर सकते हैं, लोअर कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऑलरेडी विषय सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, 39 से ज्यादा बारी अलग अलग कोर्ट में गए हैं, हर जगह इनको रिजेक्शन मिला है। बावजूद उसके इन लोगों की इनकॉम्पिटेंस, इनके नेताओं की इनकॉम्पिटेंस इतनी ज्यादा है कि चुनाव हारता है इनका नेता, चुनाव के समय मध्य प्रदेश में सफारी कर रहा होता है इनका नेता, चुनाव के समय मस्कट में घूम रहा होता है इनका नेता, चुनाव के समय जो है लंदन में होता है इनका नेता, 11-11 बजे सोकर उठता है इनका नेता, और हारने के बाद तुरंत कह देते अरे ये तो इलेक्शन कमीशन, पहले ईवीएम था बाय द वे, अभी 1 साल पहले तक ये ईवीएम दिन रात करते थे, अब ईवीएम बिल्कुल ठीक हो गया, अब इलेक्शन कमीशन पर आ गए। बस करो भाई, जब तक सुबह 12 बजे सोकर उठते रहोगे, सॉरी दोपहर 12 बजे जब तक सोकर उठते रहोगे, जब तक चुनाव के समय भोपाल में जो है जंगल सफारी करते रहोगे, लंदन में आनंद करते रहोगे, धूप के नीचे घूमते रहोगे, माफ कीजिए चुनाव नहीं जीतोगे भाई, और फिर रोंदुओं की तरह रोते भी रहोगे। जी हो सकता है वो देर तक काम करते हो इसलिए सुबह देर से उठते। कौन सा काम? वो क्या विषय है? अब वो तो भगवान ही जाने तो देर तक तो सभी काम करते हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं, बावजूद उसके सुबह उठ जाते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जवाब दे दूं, सभी करते हैं, लेकिन क्या 12 बजे उठते हैं क्या? वजह है ना भाई, रीमा थोड़े पिताजी साइकिल से चला के साइकिल लेकर यहां तक पहुंचे थे, बेटा मर्सिडीज में घूम रहा है, तो कहां से कुछ कर पाएंगे? कुछ रीमा यही हालत रहनी है, और ऐसे ही जीवन भर चुनाव अब सुन लो, बहुत ठीक लिए हो गया। मैं जवाब दे दूं तुम्हारी बातों का, हालांकि आप जवाब देने के लायक भी नहीं है, क्योंकि देश के सीजीआई के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले का आप साथी हो, लफंगों के आप साथी हो, आप लफंगों के साथी हो, लफंगों के साथी हो, जो निहायत गिरे लोग हैं उनके साथी हो, बगलवीर हो। आतंकवादियों के साथियों से क्या ही मैं भाषण ले लूं? अब इनकी प्रॉब्लम यही है बेचारों की, ये लठैतों वाली भाषा, ये आतंकवादियों के समर्थक होने का इनका ये एजेंडा है, तो इसी तरीके की इनकी भाषा हो गई भाई, गजब बात हो गई। मैं अच्छे से बात कर रहा हूं, बेचारे को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, मैं आप करके बात कर रहा हूं, इस आदमी को भाषा ही समझ में नहीं आ रही। खैर समझ में आएगी भी कैसे आतंकवादियों के समर्थकों को, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि जैसे मैं बात कर रहा हूं ऐसे ही आप बात कर लीजिए। बोलिए। ठीक है, बोलिए मनोज जी। एक तो ये कि हमारे नेता कब जगते हैं कब नहीं जगते हैं, 12 बजे जगते हैं, क्या हमारे नेताओं के घर में इनका झाड़ू पोछा करने का इनका ड्यूटी लगी हुई है क्या, कि ये वहां गेट पे खड़े रहते हैं कि कब जगते हैं इनको बताते हैं। और ये कह रहे कौन क्या, इस देश में एक आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी माता जी भी कभी दूसरों के घरों में काम करती थी, आज वो 8,000 करोड़ के जेट से चलते हैं। तो इन सबों से कहिए कि कम से कम अपनी मनुवादी सोच क्यों ला देते हो, जिससे आपको स्वयं अपना मुंह शर्म से झुकाना पड़ता है। आपकी मनुवादी सोच है, आप मनुवादी व्यक्ति हो, आप हमेशा दलितों, पिछड़ों, बहुजनों के खिलाफ रहे हो, आप सामंती हो, ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन क्या विपक्ष के नेताओं के यहाँ झाड़ू पोछा लगाते हो आप, कि आपको पता चलता है कि वो 12 बजे जगते हैं, कि आपको बता देते हैं? मुझे तो पता है कि वो 4 बजे जगते हैं, नहीं हो सकता 6 बजे तो 6 बजे तो हमारे नेताओं से बात हो जाती है, अनेकों बार हमारे नेताओं से 6 बजे बात हो जाती है, और आप ये बता रहे हो तो क्या आप वहाँ झाड़ू पोछा का काम करते हो, उनके चपरासी हो, कैसे आपको पता चल जाता है कि वो 12 बजे जगते हैं, कि वो जगते हैं? तो तुमसे साबुन और झाड़ू, तुमसे साबुन और ठीक है मनोज काका जी, कहां से कहां पहुंच गए, कहां से कहां पहुंच गए आप उनको नहीं समझ, इसीलिए 12 बजे ओके ठीक है रीमा जी, अब भाई कौन कितने बजे सो के उठता है, इससे किसी को क्या मतलब है? लाइफ क्या है, कौन कितने बजे सो रहा है, कितने बजे उठ रहा है, उससे क्या मतलब है? अजय वर्मा, मेरे ख्याल से वो राहुल गांधी पर बयान था, मेरे ख्याल से राहुल गांधी पर बयान दिया था अजय वर्मा किसी पर हो, देश के किसी भी विपक्ष के नेता पर। अजय वर्मा जी बोलिए, क्योंकि राहुल गांधी लंदन गए, राहुल गांधी मस्कट गए, राहुल गांधी एकदम से सफारी करने चले गए, जिस दिन सबसे पीक पर चुनाव था, अंतिम दिन प्रचार का, उस दिन वो सफारी कर रहे थे, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। अजय वर्मा जी, रीमा जी, आपके तार बहुत मिले हुए हैं सरकार के प्रवक्ताओं से, आपको उनके अंदर की बात पता चल जाती है कि किस पर बयान था किस पर नहीं था। राहुल गांधी एलओपी है, IQ लेवल होना चाहिए उसके लिए।
और कुछ नहीं चाहिए, बस IQ हो तो समझ में आ जाता है, तार मिलाने की जरूरत नहीं होती अजय वर्मा जी। IQ लेवल होता है ना तो समझ में आ जाता है। अपनी अपनी सोच है कि आपकी सोच कहाँ तार काम वार करती नहीं है। मिलाने पड़ते उसके लिए। जोशी जी जो लिख के भेज देते हैं वही तय करा जाता है। आपका ये जो सबको रटा पता रटा है। डायलॉग होता है, मतलब मैं अगर अपने 10 एपिसोड निकाल लूं ना परमानेंट, तो उसमें आ जाएगा जोशी जी की स्क्रिप्ट, आसाराम बापू, अडानी, ये 4-5 शब्द हैं जो अजय वर्मा जी की डिक्शनरी में होते हैं। 50 एपिसोड निकाल लूंगी, 50 के 50 में यही बातें होंगी। 2 सेकंड का इंटरजेक्शन ले लीजिए। 500 में भी यही आएंगे, उसका कारण है 500 में भी यही आएंगे, उसका कारण है सवाल में ये जवाब होगा। 500 में भी यही आएंगे। पूछिए क्यों? हम क्यों? देश के प्रधानमंत्री क्योंकि नहीं आते हो, आपको टॉपिक का पता नहीं होता। सुन लीजिए, तो हम देश के प्रधानमंत्री, जवाब में एक ही बात हम बोलनी देश होती के है, ये है हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं 500 बार। राहुल गांधी, कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, अगर उनको फॉलो करना गलत है तो आप बोलिए गलत है। हम प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं, उनसे सीखते हैं बातें कि हर बात को रिपीट करिए, 50 बार बोलिए, हम भी 500 बार बोलेंगे। अगर वो गलत है तो हम भी गलत है। बोलिए प्रधानमंत्री गलत है, बोलिए बोलिए रीमा जी। बिल्कुल, आपने एकदम एक्यूरेट पॉइंट उठाया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, आपने कभी देखा है रीमा जी क्या? कि घर में लाश पड़ी हो, और घर का मुखिया भारी मन से मित्र का जन्मदिन मनाने विदेश निकल गया हो, चूंकि 6000 करोड़ का ऑर्डर अपने परम मित्र को दिलाना था। लाशों पे राजनीति करते हैं, गिद्ध जो होते हैं वो नौच के मांस की राजनीति, खून पे राजनीति। ये तो बताइए रीमा जी कि कैसे जो पकड़ा गया था 2900 किलो विस्फोटक या आपको पता है अजय वर्मा जी गिद्ध किसको कहते हैं? गिद्ध मेरे हिसाब से और मनोज काका भी मेरे ख्याल से इस बात का समर्थन करेंगे कि गिद्ध उसको कहते हैं जो सेना में भी जातियां हरियाणा में किसकी सरकार थी? और जो सैनिकों को पीट कर मारने की बात करता है। दिल्ली में किसकी सरकार है? आतंकवादियों के साथ खड़ा हो जाता है बयान देते मेरे ख्याल से सबसे बड़ा गिद्ध वो होता है। ऐसे गिद्धों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, और देशवासी भी देख रहे हैं उन गिद्धों को कि असली गिद्ध कौन है। तो ऐसे गिद्धों की तरफ ना देखना नहीं चाहिए अजय वर्मा, आपको भी बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। शिवम त्यागी जवाब दीजिए जल्दी से। इतना सीरियस अटैक हुआ है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए दिल्ली की इस घटना पर। देश के दिल्ली पर घटना हुई है, हिंदुस्तान के ऊपर घटना हुई है, लेकिन ये गॉडसे के समर्थक, ये बात लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने दिल्ली में बैठ के क्यों नहीं कही? जो बात अजय वर्मा को चैनल पर बैठ के कहनी पड़ रही है। हम उनके लंदन में बैठे हुए हैं, आप चैनल पर बैठ कर इस्तीफा मांग रहे हो, हद हो गई। हम कह रहे हैं शिवम त्यागी, भूटान में मित्र चुनाव बाद में खत्म हुआ भाई, चुनाव बाद में खत्म हुआ, भाई मस्कट और बहन लंदन पहले चले गए। देखिए चुनाव, देखिए भैया रुक जाओ ना, एक बैग और उठाने का मौका मिलेगा आपको राहुल जी का, लेकिन कम से कम मुझे बोलने तो दो। चुनाव बाद में खत्म हुआ, पहले एक भाई मस्कट चले गए और बहन जी लंदन चली गई। उनका तो कोई कार्यक्रम नहीं था, उनका तो कोई प्री प्लान कार्यक्रम नहीं था, उनका तो कोई राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम नहीं था, वो तो पहले से सब कुछ नहीं था, उनके निजी यात्रा है। और अगर निजी नहीं है तो देश को बताए कांग्रेस कि बहन कहां गई हुई है, भाई कहां गई हुई है, किस छुट्टी पर गए हैं, किस कार्यक्रम के लिए गए हैं, कहां गए बताइए। देश के प्रधानमंत्री भूटान गए थे, पहले से कार्यक्रम तय था, और जाने के बाद सीधे जब वापस आए तो सबसे पहले पीड़ितों से मिलने गए। कहां है राहुल गांधी भाई? ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिर्फ बनना ही था या जिम्मेदारी भी निभानी है उसकी? मतलब अपने आप को सबसे पहला खानदान भी मानना है, देश में राजनीति भी करनी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनना है, भाषण भी देना है, लेकिन जिम्मेदारी का काम आए तो गायब, मिस्टर इंडिया हो गए, जब भी जरूरत पड़े होते ही नहीं हो देश में। अरे पीड़ितों से मिलना आपका काम है। दिल्ली में कितने लंबे समय तक सरकार रही है? कहां है राहुल गांधी भाई? क्यों नहीं मिलने गए पीड़ितों से? कहां है प्रियंका गांधी? सोनिया गांधी तो दिल्ली में ही है, क्यों नहीं गई मिलने पीड़ितों से भाई? सिर्फ राजनीति करनी है, सरकारें बनानी है, लेकिन जब इस देश में खड़े होने की बात है तब कहीं साथ नहीं दिखाई देंगे। सीधी बात है, किसी को राजनीति इस खास तौर पर इस स्तर पर नहीं कही जानी चाहिए। और एक और चीज कहना चाहता हूं, अजय वर्मा जी ने बात कही कि ये 6000 करोड़ का टेंडर देना था इसलिए ऐसा हो गया वैसा हो गया। इस देश में आतंकवादियों को शेल्टर देना बंद कर दो। हमें पता है पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं कांग्रेस के और राहुल गांधी के। इसका यह मतलब नहीं है कि आतंकवादियों को शेल्टर दोगे यहां बैठकर, कि इसको टेंडर देना था तो इसलिए धमाका हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये होता होगा आपके जमाने में कभी? अब नहीं होता ये, और ना होने देंगे। ठीक है, जल्दी से महेश दास जी क्विक रिएक्शन, क्योंकि नहीं, अब जरा बिहार पर लौटकर आते हैं अजय वर्मा जी, 1 मिनट। कल के लिए अब टाइगर जिंदा है, अब कल के लिए क्या अटकल है बताइए जल्दी से। एग्जिट पोल से आगे बढ़कर
आज की रात बहुत भारी है महेश दास जी। हम सरकार बनाने जा रहे हैं और कल को गोदी मीडिया का उसका क्या होगा जो 16 चैनलों ने दिया। आप चिंता ना करिए, कैसे मातम मनाएंगे, कैसे सिर धुलेंगे, कल देखते हैं। अभी भी आपको मीडिया की चिंता हो रही है। थैंक यू सो मच। बोलिए महेश दास। मुझे तो उसकी चिंता है, बहुत चिंता है आपको। देखिए, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, सभी लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन इनके पार्टी में किस तरीके से परिवार तंत्र हावी है इस पे कभी इनके प्रवक्ता बोलेंगे नहीं। लेकिन चलिए आते हैं बिहार पे। बिहार में बिहार की जनता ने इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर उन्होंने स्पष्ट जनादेश एनडीए के पक्ष में दे दिया है और नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और सबसे बड़ी संख्या में आप देखे होंगे कि बिहार में महिलाएं, आप तो बिहार में घूम रही थी रीमा जी, मैंने देखा बिहार में जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगाकर महिलाएं खड़ी होकर जो वोट दे रही थी, और वोट देने के बाद वो निकलकर खुल के आकर कह रही थी कि हम सुशासन के लिए वोट दिए, हम अपना सुरक्षा के लिए वोट दिए, हम अपने रोजगार के लिए वोट दिए। तो ये महिलाओं का जो सशक्तिकरण बिहार में हुआ है, बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ है, इस आधार पर बिहार की जनता ने मुहर लगा दिया है। फिर से जो एनडीए का गठबंधन है उसी के साथ पूरे बिहार के जनादेश बिहार की जनता ने जीत का जश्न कौन मनाएगा और हार का ठीकरा किसके ऊपर फूटेगा? अगर हार होती है तो जिम्मेवारी कौन लेगा और जीत होती है तो किसके कंधों पर? रीमा जी, सबसे पहले तो जो टाइगर जिंदा है, हाँ। ये किसके लिए इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है, इनको स्पष्ट करना चाहिए। इसका फोटो लगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनके नेतृत्व को अब तक स्वीकार नहीं किया है। अब भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं कहा कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में मानते हैं, इसलिए अभी भी ये कंफ्यूजन है क्या? कल के मामले पर रिजल्ट आने से पहले जिस तरह से स्वयं को टाइगर साबित कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये टाइगर बिहार के दुर्गति का जिम्मेदार है। अब बिहार को यहाँ तक रसातल पर पहुंचाने में अगर किसी की भूमिका है तो ये डबल इंजन सरकार की भूमिका है। जो खटारा और नकारा सरकार है उससे बिहार की जनता मुक्ति चाहती है। अब बिहार में कल रोजगार वाली, अरे सर मुझे सिर्फ एक लाइन में बताइए, मुझे फाइनल कमेंट लेना है सबसे। इजाज़ जी, सुनिए रीमा जी जीत होगी तो किसके कंधों पर और हार होगी तो ठीकरा किसके कंधों पर? जल्दी बताइए। रीमा जी, ये तो पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बिहार के लोगों का अपमान किया है, बिहार के लोगों को कट्टा वाला बताया, सवाल का आपने मेरे जवाब ही नहीं दिया, वाला बताया और उस अपमान का बदला के रूप में बिहार की जनता ने देने का काम किया है। और जब कल चुनाव परिणाम आएगा तो जनता, मनोज काका जी, क्या ये माना जाए कि बिहार के जो भी नतीजे कल आएंगे उसके बाद राहुल गांधी अब अखिलेश यादव के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनका नेतृत्व आने वाले दिनों में यूपी में और इंडिया अलायंस में स्वीकार होगा या नहीं, अब ये दांव पर लगा हुआ है। कल के नतीजों के बाद ये भी तय होगा। हर नतीजे का एक व्यापक संदर्भ निकालते हैं लोग, और आपको एक पत्रकार के तौर पर पूरी आजादी है कि आप कल जो नतीजे आएंगे उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे राजनीति पर, देश पर, समाज पर, उसका आप आकलन करिए। लेकिन कल जो नतीजे होंगे वो महागठबंधन के पक्ष में होंगे, क्योंकि कई सारे सर्वे ने बताया है कि बिहार की 32% जनमानस में जो मुख्यमंत्री के चेहरे का अगर चुनाव हुआ है तो उसमें सबसे टॉप पर तेजस्वी जी हैं। और वो एक बिहार के लोगों को एक बहुत समय लंबे अरसे के बाद एक कोई ऐसा नेता मिला है जो सबको साथ लेकर के समावेशी विकास परक राजनीति की और कम से कम विज्ञान और तकनीकी परक राजनीति की कोई बात करता है तो तेजस्वी यादव जी करते हैं। उनको समाजवादी पार्टी सीटें भी बता दीजिए, सीटें बता दीजिए। महागठबंधन की जो सीटें होंगी वो मैंने अपने उस पर भी लिखा हुआ है सोशल मीडिया पर, आप देख लीजिएगा। महागठबंधन की सीटें 130 से ऊपर होंगी, ज्यादा होंगी महागठबंधन की। शिवम त्यागी और महागठबंधन के प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। बिहार में युवाओं का जो नौकरी का द्वार है वो खुलेगा, माताओं बहनों की सुरक्षा होगी, अस्पतालों में दवाइयां होंगी। और देखिए, ना जंगल राज होगा, ना घोटाला होगा, ना नौकरी के बदले जमीन दी जाएगी, ना फिर कन्विक्शन होगी, ना सिर्फ एक खानदान का राज होगा, सिर्फ परिवार परिवार परिवार, उसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। कोई आतंक नहीं होगा, सब शांति होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और बिहार में विकास जैसे पिछले 20 साल से रहा है लगातार ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रहा है। और जहां तक बात नीतीश जी की नेतृत्व की है, मेरी पार्टी ने और सभी ने बहुत क्लियर कर दिया था कि मुख्यमंत्री पद के लिए ना पहले कोई वैकेंसी थी ना है अभी, तो उसका सवाल ही नहीं उठता। जहां तक बात
बाकी चीजों की है। कल सुबह तो जाहिर है हम कहीं ना कहीं रीमा जी शो पर मिलेंगे ही। मेरी तैयारी आज पूरी शाम और रात यही रहेगी कि वोट चोरी पर कितने सवाल आएंगे, किस किस तरीके से ये लोग सवाल पूछेंगे, कितना हंगामा करेंगे, बस मुझे उसी की तैयारी करनी है। बाकी कोई तैयारी है ही नहीं। भाजपा के सारे प्रवक्ताओं को सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी के सवाल पर ही तैयारी करनी है, क्योंकि ये रोंदू लोग हैं। कल जब चुनाव हारेंगे तो सिर्फ वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी का गाना गाएंगे। जितने भी अहंकारी बड़बोले प्रवक्ता हैं, इनके पास दूसरी कोई और लाइन मिलेगी ही नहीं। वजह है ट्रैक रिकॉर्ड 2014 से वही चला आ रहा है। चुनाव हारते ही रोना शुरू कर देते हैं। पहले ईवीएम था, अभी फिलहाल आजकल वोट चोरी की नई कहानी है। तो बस इसी की तैयारी तो अभी तो चुनाव के नतीजे आए नहीं, और लेकिन एनडीए के भी ये नैरेटिव तो पहले ही चल रहा है ना। आज भी तो चल गया ये। एनडीए के लोगों को शुभकामनाएं। आज भी चल गया ना ये नैरेटिव तो, और ये बहुत पहले से चल रहा है। कल का तो इंतजार ही नहीं। विनेश फोगाट जीते तो बिल्कुल ठीक, हारे तो वोट चोरी। इसके अलावा आरजेडी, एमएलसी और तमाम लोग यही कहेंगे ये सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और अब कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है। कल सुबह सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे और विश्वसनीय नतीजे आप देखिएगा डीडी न्यूज पर। हमारे साथ सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।